नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है अपने केपी कॉलेज के इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सेमेस्टर 3 के ऊपर बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे सेमेस्टर 3 के ऊपर बात कर रहे थे। और सेमेस्टर 3 के ऊपर जिनका हमारा सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक और उनके विचार, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर और उसके थॉट्स, जिसको हमने भली प्रकार से इनकी सब पूरे के पूरे सेमेस्टर 3 के सिलेबस को पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारे चल रहा था परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन, कि भाई कम समय के अंदर किस प्रकार से हम उसको पूरा का पूरा उसका रिवीजन कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर पूरी इकाई को पढ़ ले। इस प्रकार की हमारी महा मैराथन क्लासेस चल रही थी। हमारे इस क्लास से पहले आपको 4 क्लासें मिल चुकी हैं। उन 4 क्लासों के अंदर आपने इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, मतलब एक इकाई का पूरा अध्ययन एक ही क्लास के अंदर किया है। आज हम आगे बढ़ते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो लास्ट 5वीं यूनिट है या 5वीं इकाई है उसका आज अध्ययन करते हैं। हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर के अंदर जो हमारी 5वीं इकाई है उसके अंदर 3 विचारक हैं, कन्फ्यूशियस, माओ त्से-तुंग और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। कन्फ्यूशियस और माओ त्से-तुंग दोनों चीनी विचारक थे, मतलब एशिया महाद्वीप के थे, अपने चीन के थे। और माओ त्से-तुंग जो वेस्टर्न विचारधारा की एक महान नारीवादी पॉलिटिकल थिंकर थी। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई, उनकी क्या, उनसे संबंधित क्या बातें हैं, उनको हम मतलब तेज तरीके से फास्टली क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के बारे में सब जानते हैं कि कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक विचारक और शिक्षक था। और उसका जन्म कहां पर हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था सांगतू राज्य के लू नगर में, वर्तमान के अंदर जो ताओसो ग्राम है इसका, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसका वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था कुंग च्यू। मगर इनके जो शिक्षक थे, इनके जो अनुयायी थे, कौन थे? मतलब इनको मानने वाले, इनके अनुयायी इनको क्या कहते थे? कुंग फुट से कहते थे, जिसका तात्पर्य होता है महान गुरु। मतलब उनका जो नाम है वो रियल नेम तो कोई और ही था, मगर उनके वो एक महान गुरु था, इस वजह से उनको इस नाम से उसके अनुयायी, उनके छेले छपाटे जो भी थे वो बुलाते थे। मतलब असाधारण प्रतिभा का धनी कन्फ्यूशियस 23 वर्ष की उम्र आते आते गुरु कहलाने लगा। अपने शिष्यों के साथ शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शन आदि अनेक विषयों पर विचार विमर्श करने लगा। मतलब उसने अपने शिष्यों के साथ में बहुत सारे विषयों के ऊपर क्या कर लिया, बातें करनी शुरू कर ली। कन्फ्यूशियस कहाँ करता था? मुझे महात्मा या महादानी कहलाने की आशंका नहीं है, मैं तो अध्ययन से कभी संतुष्ट न होने वाला एक विद्यार्थी तथा अध्यापन से कभी न थकने वाला एक शिक्षक हूँ। ठीक है ना? तो ये जो कन्फ्यूशियस के विचार हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप देख लेना। कन्फ्यूशियस खुद को क्या कहता था? कोई महात्मा या महादानी नहीं कहता था, बल्कि खुद को एक शिक्षक और एक विद्यार्थी मानता था। कुल मिलाकर के कन्फ्यूशियस का जो नाम है वो विश्व के अंदर महान महान शिक्षकों के अंदर लिया जाता है। आगे बात करते हैं कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस भी प्लेटो की तरह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। क्या चाहता था? कन्फ्यूशियस भी चाहता था प्लेटो की तरह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। हालांकि प्लेटो का राज्य आदर्श राज्य और कन्फ्यूशियस का जो आदर्श राज्य है वो क्या थे? अलग अलग थे। जो लोक कल्याण व न्याय पर आधारित हो, उसने श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन को 3 तत्वों के संयोग बताया, जो बाद में चीनी संस्कृति के आधारभूत तत्व बने। उन्होंने जो व्यक्ति का जीवन है वो 3 तत्वों से मिलकर के बताया, और वही 3 जो तत्व थे, 3 बातें थी, वो आगे जाकर के चीन की जो कल्चर था, चीन की संस्कृति थी, उनके आधार बनी। ठीक है? और ये थे
जैन अर्थात लोक कल्याण, यी मतलब औचित्य और ली मतलब अनुष्ठान, ये तीन क्या थे, ये तीन चीनी संस्कृति के आधारभूत तत्व थे। और उन्होंने बताया, किन्होंने, कन्फ्यूशियस ने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है इन तीन चीजों के संयोग से बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाएं। तो कन्फ्यूशियस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो कन्फ्यूशियस की पुस्तकें आपको पता ही है, छूछीड, छीछीड, ईछीड और छुनवच्छियो। इसके अंदर उन्होंने सारे के सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, राजवंशों के वृत्तांत व नैतिकता के उपदेश हैं। इसी पुस्तक में उसकी महान योजना अर्थात आदर्श व्यवस्था का वर्णन है। छीछीड़े ये गीतों का संग्रह है, ईछीड़े ये ज्योतिष का संग्रह है, ठीक है ना। और छुनवच्छियो है, इसके अंदर बसंत ऋतु और शरद ऋतु के क्या है बारे में बात बताई गई है। राज्य की उत्पत्ति, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कन्फ्यूशियस का जो विचार था वो क्या था, राज्य की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। उसने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। प्लेटो की तरह उसने भी मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर कन्फ्यूशियस और प्लेटो की बातें समान नजर आती हैं। तो कन्फ्यूशियस ने राज्य की उत्पत्ति का दिव्य सिद्धांत दिया था। दिव्य सिद्धांत क्या होता है ये बात मैं आपको सैकड़ों बार पहले बता चुका हूं, अब उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब राज्य का निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है। दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है, राज्य का निर्माण परमपिता या ईश्वर या भगवान के द्वारा हुआ। नेचुरल एज जो थी, प्राकृतिक अवस्था के अंदर व्यक्तियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर लोक कल्याण के लिए, न्याय के लिए, लोगों की दशा को सुधारने के लिए भगवान ने राजा बनाया, राज्य बनाया और कुल मिलाकर के एक राज्य की स्थापना की थी। कन्फ्यूशियस राजतंत्र व सामंतवाद का समर्थक था। उसके अनुसार तीन सर्वोच्च शक्तियां हैं, ईश्वर, राज्य तथा जनता। उसने तीन सर्वोच्च शक्तियां बताई थी, ईश्वर, राज्य तथा जनता। राजा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता पर लागू करता है, लेकिन कन्फ्यूशियस निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं था। उसने कहा कि राजा जो है, राजा के द्वारा बनाए हुए कानून है वो जनता के ऊपर लागू होने चाहिए। फिर भी वो निरंकुश राजतंत्र को नहीं मानता था, मतलब राजा के ऊपर, राज्य के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाए, ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं करे जिससे राज्य के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खराब हो जाए, लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो, लोगों की इक्विलिटी नष्ट हो। इस प्रकार के अधिकारों को मतलब राज्य को देना नहीं चाहता था। वह शोषणकारी सामंतवाद व अत्याचारी निरंकुश तंत्र का विरोधी था। अन्यायपूर्ण राज व्यवस्था की आलोचना में वह कहता है अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी ज्यादा भयानक होता है। कुल मिला के वो अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र का क्या था, विरोधी था। और उसने कहा था कि इस प्रकार का जो शासन होता है वो शेर से भी ज्यादा खराब होता है। वह शासकों पर परंपराओं व नैतिक मूल्यों का नियंत्रण चाहता था। कौटिल्य की तरह ही वह कहता था जब राजा का आचरण उचित होगा तभी व्यवस्था ठीक होगी तथा प्रजा का आचरण भी सुधरेगा। अर्थात राजा तथा प्रजा दोनों के आचरण को सुधारने के ऊपर वो क्या करता था, बल देता था। उसका कहना था कि यथा राजा तथा प्रजा, ये तो हालांकि मेरे वाक्य है मगर उनकी बातों का भी यही निकल रहा है कि भाई यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगा वैसी उसकी क्या होगी, प्रजा होगी। ठीक है, तो नंबर एक, उसने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया, राज्य की उत्पत्ति का, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। दूसरी उसकी बात आती है सशक्त केंद्रीय सत्ता का पक्षधर। ठीक है ना, सशक्त केंद्रीय सत्ता का पक्षधर। उसने राज्य की सारी शक्तियों को एक केंद्र के अंदर बनाने की, एक केंद्र के पास में सत्ता को रहने का वो पक्षधर था। देखो क्या है कि एक राजतंत्र के अंदर क्या होता था, ये जो केंद्रीय सत्ता है साथ साथ में यानी कि राज्य के अंदर बहुत सारी, मतलब ये सत्ता के जो केंद्र हैं, ज्यादा केंद्र होते हैं ना, सत्ता के अधिक केंद्र, ये जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है सामंतवाद। मतलब हमारे देश के अंदर भी आपने देखा है ना कि भाई बड़ी शक्ति के विरुद्ध अंदर, और ये सामंतवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो सामंत होते हैं ना,
ये बहुत मतलब ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और इनके ऊपर अंकुश लगाना मतलब बहुत भारी हो जाता है। तब उसने कहा कि सारी की सारी राज्य के अंदर शक्ति है ना, वो केंद्र के पास होनी चाहिए और सामंतों को शक्ति केंद्र से ही मिलनी चाहिए, ठीक है ना। चीन में सामंतवाद का बोलबाला था, छोटे छोटे प्रांतों और राज्यों में बटा हुआ था और सामंतों के नियंत्रण के अधीन थे। ये सामंत शोषण करना व भ्रष्ट थे, इन पर सर्वोच्च नियंत्रण का अभाव होने के कारण ये निरंकुश व अत्याचारी थे। मतलब ये जो सामंत थे इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, ये मतलब लोग जनता का शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। कन्फ्यूशियस इन सामंतों पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था को आवश्यक मानता था ताकि इसे निरंकुश व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। मतलब ये जो सामंत थे इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक निरंकुश मतलब एक सर्वशक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर बल देता था। कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य, ठीक है, तो उसने आदर्श राज्य की बात कही थी किस प्रकार से, प्लेटो की तरह। और उसके आदर्श राज्य में क्या क्या था, एक तो उसके आदर्श राज्य में 3 तत्व थे, लोक कल्याण, औचित्य और अनुष्ठान। मतलब आदर्श राज्य है वो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा और हर एक कार्य का एक औचित्य होगा कि भाई अमुक कानून किस लिए बना और क्यों ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और अनुष्ठान, अनुष्ठान के अंदर बात आती है कि भाई कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, सिर्फ इसी प्रकार से जो है नहीं चलेगा। तो ये थे कन्फ्यूशियस के कुछ प्रमुख विचार, ठीक है। कन्फ्यूशियस की शिक्षा योजना, तो कन्फ्यूशियस देखो खुद एक शिक्षक था, तो शिक्षा के ऊपर तो बहुत सारी बातें करेगा ही ना। खुद उसने क्या कहा था, अपने फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे ही हमने पढ़ा था, उसने कहा था कि मैं कोई महान दानी या महान व्यक्ति कहलाना पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं एक अच्छा अध्यापक और एक अच्छा स्टूडेंट हूं, ठीक है ना। एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो पढ़ते पढ़ते नहीं थकता और एक ऐसा मास्टर हूं जो पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकता। उसकी जो चाहना है यही थी। तो शिक्षा के ऊपर तो उसके जो विचार है वो महान विचार होने ही है। कन्फ्यूशियस महान विचारक व दार्शनिक होने के साथ साथ एक महानतम शिक्षक भी था। मतलब खुद को तो वो शिक्षक ही मानता था, दार्शनिक मानता ही नहीं था। उसके शिक्षा संबंधी विचार उसके शिष्य सांग द्वारा रचित पुस्तक तासीमो अर्थात महान शिक्षा में मिलते हैं। उसके शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उसकी शिष्य है सांग, उस सांग के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है उसके अंदर मिलते हैं। पुस्तक का नाम है महान शिक्षा अर्थात तासीमो। महान शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को पूर्णता की ओर लेकर जाना। कन्फ्यूशियस की महान शिक्षा व्यवहारिक है, जिसमें व्यक्ति भावना व श्रद्धा से प्रेरित होने की बजाय बुद्धि व तर्क से प्रेरित होता है। कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा है वो कैसी है, व्यवहारिक शिक्षा है। मतलब रोजमर्रा के जीवन के अंदर जो व्यवहारिक शिक्षा होती है उसके ऊपर उन्होंने बल दिया है। और इस शिक्षा के अंदर जो व्यक्ति प्रेरित होता है वो भावनाओं के आधार पर और बुद्धि के भावनाओं के आधार पर, तर्कों के भावनाओं के आधार पर नहीं होता है, ठीक है ना। फीलिंग्स वाली कोई बात नहीं होती, बल्कि बुद्धि और तर्क की वजह से। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा पद्धति है वो आदर्शवादी न होकर के यथार्थवादी है। वो आदर्शों, मूल्यों और कल्पनाओं पर आधारित न होकर के वास्तविक क्या है, ठीक है ना, तर्क पर आधारित और साइंटिफिक है। कैसी है, साइंटिफिक है। इसके अलावा बात करते हैं, कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। उसने कहा कि पूरी की पूरी सारी की सारी व्यवस्था के अंदर सुधार का जो मूल आधार होता है वो क्या होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सब जगह सुधार कर सकते हैं। राष्ट्र कल्याण से पहले परिवार कल्याण, परिवार कल्याण से पहले व्यक्ति कल्याण, व्यक्ति कल्याण से पहले हृदय सुधार, हृदय सुधार से पहले मस्तिष्क शुद्धि और मस्तिष्क शुद्धि के लिए ज्ञानार्जन, ठीक है। उसने कहा सबसे पहले व्यक्ति को बुद्धि दो आएगी, उसको शिक्षा दो, शिक्षा से उसका दिमाग सुधरेगा, उसके दिमाग में सुधरेगा तो फिर उसके हृदय में सुधार आएगा, हृदय में सुधार आएगा तो फिर वो खुद सुधर जाएगा, खुद सुधरेगा तो अपने परिवार सुधरेगा, परिवार से कौन सुधरेगा, गांव सुधरेगा, राज्य सुधर जाएगा अपने आप, ठीक है। कुल मिलाकर के उसने राज्य के अंदर शुद्धि और राज्य को एक महान बनाने का जो प्रमुख उसकी प्रथम सीढ़ी जो बताया वो बताई थी शिक्षा को, कि अगर लोगों के पास शिक्षा होगी तभी जाकर के लोग ऐसे कार्य
कर पाएंगे। कन्फ्यूशियस सस्ती व सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर थे। वे केवल कुलीन वर्ग की ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। इसके लिए उन्होंने खुद ने भी जन साधारण के लिए अनेक पाठशालाएं खोली थी। कन्फ्यूशियस का मानता था, हालांकि उस समय के अंदर चाहे यूरोप हो, एशिया हो, हर एक महाद्वीप के अंदर, विश्व के हर एक क्षेत्र के अंदर कन्फ्यूशियस के काल में जो शिक्षा होती थी वो आम लोगों के लिए नहीं होती थी, बल्कि जो सामंत होते थे, राजा महाराजा होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके लिए ही शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा का अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। उसने शिक्षा की सब लोगों के लिए, सभी लोगों को, पूरी प्रजा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे और शिक्षा की वकालत उन्होंने की थी। और खुद भी उनके लिए उन्होंने क्या है कि बहुत सारी स्कूलें खोली थी। अब बात आती है कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया हुआ रन का सिद्धांत। कन्फ्यूशियस का रन सिद्धांत क्या है? तो कन्फ्यूशियस ने अपने रन सिद्धांत के अंदर कहा था कि कन्फ्यूशियस की पूरी विचारधारा 4 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, रन सिद्धांत के अंदर उसने 4 तत्वों को शामिल किया है कि भाई रन मतलब मानव सेवा, ई मतलब न्याय, ताओ मतलब नैतिकता और तेह मतलब सदाचार। मतलब उसकी सारी की सारी जो विचारधारा है वो 4 तत्वों पर टिकी हुई है। ठीक है, 4 सिद्धांत उसने दिए हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रन मतलब मानव सेवा। इसमें रन तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका आशय है मानव प्रेम अर्थात मानव कल्याण व सेवा ही सर्वोपरि। उसने कहा कि सारी की सारे कार्य करो, कुछ भी करो, मगर मानव कल्याण और मानव सेवा है वो जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। रन सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए 2 आधार तत्व है, छूट और छ्याव। छूट अर्थात जो कार्य तुम औरों से करवाना चाहते हो पहले स्वयं पूरा करो। छ्याव का तात्पर्य कि जो तुम कार्य स्वयं नहीं करना चाहते उसे दूसरों को करने के लिए भी मत को। मतलब तुम जो दूसरों से व्यवहार चाहते हो, दूसरों से जो कार्य करवाना चाहते हो, पहले उन कार्य को खुद करो। और जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो कि भाई ये कार्य ऐसा नहीं हो, तो वो कार्य आप खुद, आपको भी क्या है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बात आती है इसके स्वर्णिम मार्ग, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत क्या है? तो अरस्तु से भी पहले स्वर्णिम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन कन्फ्यूशियस ने किया। स्वर्णिम मार्ग द गोल्डन फेथ पुस्तक कन्फ्यूशियस के पौत्र तसेजे द्वारा लिखित है। यह मुख्य नैतिक दर्शन की पुस्तक है। ये जो स्वर्णिम सिद्धांत नाम की जो पुस्तक है वो अरस्तु से पहले कन्फ्यूशियस ने दी थी। और इस पुस्तक को किसने लिखा? कन्फ्यूशियस के पोते ने लिखा था। ठीक है ना। और उसने, ये जो पुस्तक है कैसी है? ये नैतिक दर्शन की एक महान पुस्तक है। नैतिकता की दृष्टि से कन्फ्यूशियस मध्यम मार्ग का समर्थक था। उसके अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन ही स्वर्णिम मार्ग है। उसने तो क्या कहा था, मतलब सारी की सारी शिक्षाएं कैसी है? व्यवहारिक जीवन पर आधारित है कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने जीवन के अंदर अपने अपने कार्यों को करना, अपने अपने अनुसार रहना, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। उसने कहा यही स्वर्णिम मार्ग है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाया जाना चाहिए। नैतिक जीवन साम्य, सामंजस्य व संतुलन पर आधारित होता है। उसने कहा नैतिक जीवन जो होता है ना, वो साम्य, आपस में सामंजस्य और संतुलन पर आधारित होता है। ठीक है, आज के समय में कन्फ्यूशियस के विचारों की क्या प्रासंगिकता है? तो कन्फ्यूशियस की विचारों की बहुत सारी प्रासंगिकता है। कन्फ्यूशियस ने मानवीय मूल्यों और मानवीय व्यवहार के ऊपर बल दिया। जो बाद के विचारकों ने, अरस्तु और आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यही बातें बताई थी कि शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो जनता के अंदर सुधार लाए, राज्य के अंदर सुधार लाए। और उनकी जो शिक्षा सिद्धांत है कि भाई व्यक्ति के पास शिक्षा होगी तभी राज्य की क्या है कि राज्य का कल्याण होगा, राज्य का भला होगा, राज्य में सुधार आएगा। वो भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसका रन का जो सिद्धांत है, जिसके अंदर उसने सारे कार्यों के अंदर, सब सेवाओं के अंदर मानव सेवा को सर्वोपरि माना, वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उसके द्वारा दिया गया स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत है। कुल मिलाकर के कन्फ्यूशियस के द्वारा दी गई, कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है, कन्फ्यूशियस की जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी कैसी हैं? महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है ना। वे क्या करते हैं? उच्च मूल्यों को जीवन के प्रत्येक पक्ष में शामिल करने की शिक्षा देते हैं। उनके साथ बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उन सद्गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वे सभी को नैतिक आचरण की प्रेरणा देते हैं। कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है वो क्या करती है? लोगों को नैतिक आचरण और अपना कर्तव्यों का पालन करने की क्या करती है?
शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि कन्फ्यूशियस की शिक्षा धार्मिक गुत्थियों व जटिलताओं से परे नैतिक और सत्पुरुष के आचरण की संहिता के रूप में बद्ध है। उनके विचारों का आज भी चीन में कुछ लोग पालन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रथम और महान विद्वान कन्फ्यूशियस। अब अपन बात करते हैं माओ से तुंग। माओ से तुंग तो कन्फ्यूशियस की तरफ आज भी हम कहते हैं ना कि ये तो माओवादी है, माओवादी विचारधारा जो दुनिया के हर क्षेत्र में विद्यमान है। जैसे गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, उसी प्रकार से माओवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति भी दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। आगे जाकर के कार्ल मार्क्स ने जिस विचारधारा को अपनाया था वही विचारधारा माओवादी विचारधारा थी। कौन थे माओ, क्या है माओवादी विचारधारा और क्यों आज विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर इस विचारधारा को इतना पसंद किया जाता है और क्यों इस विचारधारा ने दुनिया के अंदर राजतंत्र को खत्म करके कई देशों के अंदर मतलब बड़े बड़े तख्ता पलट कर दिए थे, बड़ी बड़ी सत्ताओं को अपनी जगह से हटा करके वहां पर एक नवीन शासन की स्थापना जिसके विचारों से हो गई थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है, माओ भी कहाँ के थे, तो माओ भी कन्फ्यूशियस की तरह कहाँ के थे, चीन के महान विचारक थे। कहाँ के विचारक थे, चीन के विचारक थे। माओ भी कहाँ के विचारक थे, चीन के विचारक थे। माओ से तुंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के ह्यूआन प्रांत में साओसान ग्राम में हुआ था। मतलब उनका जन्म हुआन प्रांत के अंदर ही हुआ था। आगे बात करते हैं, उनका पिता एक निर्धन कृषक था जो बाद में अनाज का एक धनी व्यापारी बन गया। उसकी शिक्षा दीक्षा सांगसा में हुई थी। उनके पिताजी शुरुआत में तो क्या थे, बहुत ही निर्धन थे। शुरुआत में उनके पिताजी क्या थे, निर्धन थे, मगर बाद में उनके पिताजी क्या हो गए थे, पैसे वाले हो गए थे। बाद में उनके पिताजी पैसे वाले हो गए थे, मतलब किसान थे और धीरे धीरे उन्होंने वो शुरू किया, अनाज का कार्य काम धंधा शुरू किया और अच्छे खासे पैसे वाले हो गए। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, सांगसा में ही हुई थी। सांगसा के नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए उस पर अपने एक शिक्षक यांग का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके एक शिक्षक हैं यांग, उस यांग नाम के शिक्षक का उनके जीवन के ऊपर क्या पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। सन 1918 में सांगसा के स्कूल से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद पाओ पेकिंग चला गया। पेकिंग एक जो शहर है वहां पर वो चला जाता है। उसने पेकिंग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नौकरी कर ली। अब देखो क्या होता है कि वहां से उसकी मतलब शुरुआती शिक्षा पूरी होने के बाद में वो पेकिंग चला जाता है और पेकिंग जाकर के क्या करता है, पुस्तकालय के अंदर नौकरी करना शुरू करता है। अब देखो पुस्तकालय की नौकरी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि जैसे आप किसी मिठाई की दुकान के अंदर होटल में काम कर रहे तो वहां पे क्या है कि आपको अच्छा अच्छा नाश्ता खाने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लाइब्रेरी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, मतलब आप पुस्तकों के बीच हो, इसके बीच हो, पुस्तकों के बीच हो, जहां पर आपको बहुत सारे विचारकों की अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल सकता है। वैसे अगर हम पढ़ना चाहते हैं ना कि भाई हमें कई पुस्तकों की बात करते हैं तो हमें आसानी से वो पुस्तकें उपलब्ध भी नहीं होती हैं और कितनी पुस्तकों, बहुत सारी पुस्तकों को तो हम देख ही नहीं पाते हैं। मगर वहां पर क्या है, पुस्तकालय की नौकरी के अंदर उनको सुलभता हो गई बहुत सारी पुस्तकों की और वहां पर उन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे विचारकों के बड़ी बड़ी जो है पुस्तकें पढ़नी शुरू कर ली। अब देखो वहां पर पुस्तकें पढ़ने की वजह से, अब देखो पढ़ने से ज्ञान आता है और ज्ञान की वजह से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और आगे जाकर के वो उस ज्ञान को किस प्रकार से आगे मतलब उसका संचार करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ उसने नवीन पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा मार्क्स की अन्य बहुत सारी रचनाएं पढ़ी। मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र जो कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र एंजेल के साथ में मिलकर के लिखी थी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें दास कैपिटल,
ठीक है। और जितनी भी पुस्तकें थी कार्ल मार्क्स की, वो पुस्तकें उसने वहां पर रह करके क्या कर ली, पढ़ ली। पढ़ने के बाद में क्या होता है, 1920 में उस पर मार्क्सवाद का गहरा और स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होने लगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि उसने कार्ल मार्क्स की बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिया। अब कार्ल मार्क्स की और उसके व्यवहार के अंदर, उसके जीवन के अंदर भी कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव था वो स्पष्ट रूप से क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। 1927 में संघाई में चीनी साम्यवादी नेताओं का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें उसने भाग लिया। अब देखो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं कौन था, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी और साम्यवाद का पक्षधर था। अब चीन के अंदर क्या होता है, 1927 के अंदर संघाई के अंदर साम्यवादी नेताओं की बैठक होती है और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित माओ से तुंग भी उस सम्मेलन के अंदर जाकर के क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है। माओ की रचनाएं, तो माओ एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ विचारक, लेखक और कवि भी है। उसके लेखों और ग्रंथों में उनके विचार पढ़ने को मिलती है। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसके अंदर न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ऑन कॉन्ट्रोडक्शन, पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम है। आप 2-3 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ माओ से तुंग और सेलेक्टेड रीडिंग्स ऑफ माओ से तुंग वर्क्स। इसके अलावा ये 2 किताबें हैं, वो भी किसकी है, माओ से तुंग है। अब बात करते हैं माओ से तुंग के राजनीतिक विचार। तो माओ से तुंग के राजनीतिक विचार क्या क्या है, उसने राजनीति के बारे में क्या बातें बताई, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये विचारणीय प्रश्न है कि माओ के विचार मौलिक है अथवा मार्क्सवाद और लेनिनवाद की प्रतिछाया मात्र है। बात यह आती है कि क्या माओ से तुंग के जो विचार हैं वो उसके मौलिक है, उसके स्वयं के हैं, या फिर उसने कार्ल मार्क्स के अंदर और लेनिन की जो पुस्तकें पढ़ी उसकी ही मतलब प्रतिछाया है, उसको ही देख देख करके उसने मतलब वो ही उन्हीं विचारों की मतलब एक कॉपी है, उनका ही पर्यायवाची है। कपिटी विद्वानों के अनुसार माओ ने मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के विचारों का मिश्रण पाया जाता है, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार माओवाद का अस्तित्व एक स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा के रूप में है। कुल मिला के ये है, बहुत सारे विद्वान तो ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन की जो विचारधारा है उसकी वो कॉपी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, उन तीनों के विचारों का माओ के विचारों के अंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मगर कुल मिलाकर के बात यही है कि आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ो, कुछ भी करो, उनकी जो विचारधारा है एक स्वतंत्र, ठीक है ना, और एक मौलिक विचारधारा है माओ की। माओवाद जो है एक अलग ही मतलब विचारधारा है, हाँ, जिसके ऊपर जरूर मार्क्स और लेनिन का प्रभाव देखने को मिल सकता है। वो विस्तृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी होते हुए भी माओ प्रारंभ से अंत तक राष्ट्रवादी वादिता बना रहा, राष्ट्रीयता का संवेग उसके व्यक्तित्व अभिन्न अंग बना रहा। उसने सदैव चीन की बहुसंख्यक हान जनता तथा उसकी महान परंपराओं की प्रशंसा की। मतलब वो था राष्ट्रवादी था, फिर भी मतलब उसने साम्यवादी होते हुए भी, राज्य की पूंजीवादी विचारधारा का विरोधी होते हुए भी उसने क्या है, एक राष्ट्रवादी था। अपनी जनता और अपने राज्य का सदैव वो प्रशंसा करता था। उसने सदैव महान दीवार, चीन की महान दीवार, चीन का महान सागर और पीली नदी से यांगत्से से क्यांग तक फैले विशाल भूभाग के गीत गाए। मतलब उसने चीन की संस्कृति, चीन का महान भूभाग, इनकी प्रशंसा में उसने बहुत सारे मतलब वो गीत गाता था। वस्तुत उसके विचारों का निर्माण चीनी भूमि पर, चीनी परिस्थितियों और चीनी संस्कृति के बीच में हुआ था। उनकी जो विचारों का निर्माण हुआ था वो चीन की भूमि, मतलब चीन के अंदर चीन की जो परिस्थितियां थी और चीन की जो संस्कृति थी, इन सब के बीच में ही हुआ था। अब देखो माओ से तुंग ने कौन कौन से सिद्धांत दिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माओ से तुंग का पहला सिद्धांत आता है असंगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन। असंगति का सिद्धांत में क्या है, माओ का अंतर्विरोध असंगति का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक अनुपम देन है। मतलब साम्यवाद के अंदर माओ का जो असंगति का सिद्धांत है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। माओ ने अंतर्विरोध सिद्धांत की इतनी विशद व्याख्या की है कि सदैव सैद्धांतिक दृष्टि से साम्यवादी दर्शन को माओ की विशिष्ट देन कहा जाता है। ये जो असंगति का सिद्धांत है ये क्या है, ये माओ की एक चीन की संस्कृति और विश्व को अलग ही देन है। ठीक है। माओ ने अंतर्विरोध के सिद्धांत को प्रकृति के साथ साथ मानव समाज पर भी लागू किया है। अंतर्विरोध की जो बात आती है वो अंतर्विरोध के अंदर उन्होंने ये असंगति या अंतर्विरोध मानव, प्रकृति, इन दोनों के ऊपर लागू
किया है। माओ के अनुसार प्रकृति और समाज की सभी वस्तुओं में विपरीत तत्वों की एकता का नियम विद्यमान है, अतः ये चिंतन का मूल नियम है। असंगतिपूर्ण वस्तुओं तथा उनके प्रत्येक पहलू के अपने अपने विशिष्ट रूप होते हैं। इसे असंगति की विशिष्टता एवं सापेक्षता कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में असंगतिपूर्ण वस्तुओं में समरूपता होती है, इसलिए वे एक ही इकाई में सअस्तित्व की स्थिति में रह सकती है, किंतु उनके भीतर संघर्ष निरंतर जारी रहता है। तो असंगति का सिद्धांत के अंदर यही बात कुल मिलाकर के निकल के आती है कि एक ही इकाई में आपस में अस्तित्व तो बना रहता है, मगर फिर भी क्या होता है, उनके अंदर आपसी विरोध होते हैं। चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, या चाहे प्रकृति हो, सबके अंदर आपसी अंतर विरोध पाए जाते हैं। फिर भी क्या है कि वो आपस में सअस्तित्व के रूप में साथ में जुड़ करके रहते हैं। ये क्या है, उसका असंगति का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है जनयुद्ध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पीपल्स वार। जनयुद्ध की संकल्पना मार्क्सवाद लेनिनवाद दर्शन में एक नई संकल्पना है, जिसके विकास का श्रेय माओ को दिया जाए। अब देखिए, जनयुद्ध का जो सिद्धांत है ये मार्क्स और लेनिन से एक अलग ही सिद्धांत है, जिसका विकास किसने किया था, माओ त्से-तुंग ने किया था। माओ ने संघर्ष में सेना और हथियारों से भी अधिक महत्व जनता को दिया है। उसने कहा है कि जब दो राज्यों के मध्य युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर सेना और हथियारों की तुलना में जनता होती है, जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनता का महत्वपूर्ण क्या होता है, माओ के शब्दों में युद्ध में हथियारों का अपना महत्व पर है, पर यह निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। उसने कहा कोई भी युद्ध है, उस युद्ध के अंदर सेना कितनी है, किसी भी सेना के पास कितने भारी हथियार है, बड़े हथियार हैं, वो सब चीजें वक्त नहीं रखती, बल्कि उसके अंदर लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, जनता जो है ना, वो निर्णय के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, एक तो क्या होते हैं कि एक तो होते हैं जड़ पदार्थ, एक होते हैं चेतन पदार्थ, ठीक है ना। जड़ पदार्थ तो कौन कौन से हैं, हथियार हैं, ये तो जड़ पदार्थ हैं। और चेतन पदार्थ कौन कौन से हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं व्यक्ति। हथियारों का उपयोग भी तो व्यक्ति करेगा ना, मतलब हथियार बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे से उसको नहीं चला रहा है तो उसका यही कहना था कि किसी भी युद्ध के अंदर उसके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका जनता की होती है, ना कि हथियारों की और सेना की, क्योंकि हथियार और सेनाएं जो हैं ये जड़ वस्तुएं हैं और व्यक्ति है वो चेतन प्राणी है। इसी कारण माओ ने अधिक से अधिक व्यापक आधार पर जन युद्ध की कल्पना की। उसने अपने सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में देश के अधिक से अधिक लोगों को झोंकने एवं सक्रिय करने का प्रयत्न किया। उनका ये जन युद्ध का मतलब ही यही था कि भाई जो भी कार्य होगा, परिवर्तन जो होगा वो जनता के द्वारा होगा। तो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने आंदोलन किए, जब बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए, तो उसके अंदर भी बड़ी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को उसके अंदर जोड़ने और साथ में जोड़ने का कार्य किया था, ठीक है। उनका स्पष्ट मत था कि रूस की भांति सर्वहारा की तानाशाही और दलीय व्यवस्थाओं से चीन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। उसने कहा कि रूस की भांति, रूस के अंदर भी क्या था कि जार का शासन था, और क्या है कि सर्वहारा वर्ग, मतलब जो आम वर्ग था, गरीब वर्ग था, ठीक है, निम्न वर्ग था, शोषित वर्ग था, उनकी जो आवश्यकताएं थी वो सब आवश्यकताएं राज्य के द्वारा पूरी नहीं हो रही थी। पूंजीपति जो हैं वो ज्यादा धनी हो रहे थे, जिस वजह से उनका ये कार्य संभव नहीं था। जैसे विशाल समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक आंदोलन जैसे चीन और विशाल समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक आंदोलन एवं क्रिया की सफलता अधिक से अधिक जनता की सक्रिय हिस्सेदारी पर निर्भर है। मतलब कोई भी कार्य करना है, आंदोलन चलाना है, तो उसके अंदर जितनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या उसके साथ में जुड़ी हुई होगी, उतनी ही बड़ी मात्रा में क्या है, ये कार्य सफल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नवीन लोकतंत्र, नवीन लोकतंत्र क्या है, नवीन लोकतंत्र उसकी माओ की एक पुस्तक है। माओ ने सन 1940 में प्रकाशित पुस्तक न्यू डेमोक्रेसी में नवीन लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। उसके अनुसार साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद
साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी और एक संक्रमणकालीन व्यवस्था की स्थापना से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसने कहा कि जैसे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति कर ली, क्रांति कर ली। क्यों क्रांति? क्योंकि साम्यवाद की स्थापना के लिए। मगर वो खुद जानता था कि जितना फास्ट, मतलब जितना एक तरीके से वो चाहता था, माओ खुद ये मानता था कि जितनी तुरंत आपने देखा कि भाई पूंजीवाद समाप्त और साम्यवाद की स्थापना, मतलब ये संभव नहीं है। पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर बढ़ने का एक निश्चित मतलब एक पथ है, ठीक है, समय लगेगा उसके अंदर। तो फिर उसके दौरान राज्य का क्या होगा? मतलब पूंजीवाद से साम्यवाद के बीच का जो काल है, इस सत्ता परिवर्तन का जो काल है, उनके बीच के काल के अंदर राज्य के अंदर शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? तो इस बीच के अंदर उन्होंने कहा कि इस काल के अंदर एक नवीन लोकतंत्र आएगा। ठीक है ना, एक नवीन लोकतंत्र की उसने संकल्पना दी थी। एक नवीन डेमोक्रेसी आएगी, वो डेमोक्रेसी क्या करेगी? इनके अंदर शासन व्यवस्था संभालेगी। ये संक्रमणकालीन व्यवस्था ही माओ के अनुसार नवीन लोकतंत्र है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा तथा अनेक लोकतांत्रिक वर्ग मिलजुल कर कार्य करेंगे। उसके अंदर उसने कहा उसके जो नवीन लोकतंत्र होगा उसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था भी होगी और साम्यवादी व्यवस्था भी होगी। दोनों व्यवस्थाओं को मिला करके इस पर कार्य किए जाएंगे। नवीन लोकतंत्र में मजदूर, कृषक, लघु बुजुर्ग और राष्ट्रीय बुजुर्ग मिलकर कार्य करेंगे। ये व्यवस्था पूंजीवाद को प्रोत्साहन देगी, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगी और इसका लक्ष्य धीरे धीरे अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम द्वारा भविष्य में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना होगा। उसने ये कहा कि भाई ये जो है व्यवस्था है, नवीन लोकतंत्र होगा। इस नवीन लोकतंत्र के अंदर सारे के सारे लोग शामिल होंगे और सब लोग मिलकर के क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब उसने कहा कि किसी भी राज्य के अंदर अगर क्रांति करनी है तो क्रांति किसके ऊपर होगी? तो अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, जनयुद्ध के सिद्धांत में उसने बताया था कि किसी भी राज्य के अंदर युद्ध के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हथियारों की नहीं होती बल्कि किसकी होती है? जनता की होती है, लोगों की होती है। तो उसने यही कहा अगर राज्य के अंदर क्रांति करनी है, राज्य के अंदर परिवर्तन लाना है, तो उस परिवर्तन के अंदर भी जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो किसी हथियारों की और नहीं होगी बल्कि किसकी होगी? किसानों की। किसकी होगी? किसानों की। तो क्रांति के साधन के रूप में उसने क्या कहा था? किसानों को। ठीक है ना। क्या हुआ था कि सोवियत संघ के अंदर, रूस के अंदर जो जार की क्रांति हुई थी उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मजदूरों ने निभाई थी। किन्होंने निभाई थी? मजदूरों ने निभाई थी। मगर उनका मानना था कि चाइना के अंदर ये जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? किसान करेंगे। तो क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए कौन सी क्रांति? पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने के कार्य की जो क्रांति थी, इसके अंदर उसने एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, इस साध्य की प्राप्ति के रूप में, साम्यवाद रूपी साध्य की प्राप्ति के अंदर उसने साधन के रूप में किसानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जनसाधारण की भूमिका, जनसाधारण की रोल ऑफ मैसेज, जनसाधारण की भूमिका के ऊपर वो कहते हैं, माओ का विचार था कि क्रांति लाने में जनसाधारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कहा, उसने कहा कि किसानों का भी योगदान होता है, साथ साथ में राज्य की जो आम जनता है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। माओ जनसाधारण के उत्साह और उनकी रचनात्मक भूमिका में बहुत विश्वास रखता था। उसकी मान्यता थी कि नौकरशाही ढंग से साधनों में एक बड़ी कमी यह है कि वे नेतृत्व को जनता के साथ जोड़ने में सफल नहीं हो पाते। उसने कहा कि जो नौकरशाही है, जो शासन है, शासन और प्रशासन की एक यही कमी है। शासन के अंदर बैठे हुए लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण कमी है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने खुद को जनता के साथ में नहीं जोड़ पाते। मतलब जनता और शासन के बीच में एक जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य नहीं बन पाता है। इस वजह से क्या है कि राज्य की जो जनता है वो दुखी होती है, राज्य की जनता है वो समस्या में रहती है। अतः उसने कहा ये जो समस्या है, इन समस्याओं का क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। ठीक है ना। उसने कहा था कि जब तक देश की जनता जागरूक होकर क्रांति में भाग के लिए तत्पर नहीं हो जाती तब तक वे सभी काम
जिनमें उनका भाग लेना आवश्यक है खोखले औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएंगे और उनका अंत असफलता में होगा। उसने कहा जब तक राज्य की जनता क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेगी तब तक उसका कोई खास अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो उसने लेनिन की यही कहा था कि युद्ध भी क्या है, जरूरी है, युद्ध को आप टाल नहीं सकते। लेनिन के अनुसार जब तक साम्राज्यवाद है तब तक युद्ध अनिवार्य। आगे चलकर खुश्चेव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करने लग गए थे और उनका मानना था कि आणविक युग में होने वाले युद्धों से न केवल साम्राज्यवादी अपितु साम्यवाद भी समाप्त हो जाएंगे। उसने देखो क्या है कि लेनिन का मानना था कि जब तक ये साम्यवादी व्यवस्था साम्राज्यवादी व्यवस्था है, मतलब एक राज्य के द्वारा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश होती रहेगी, तब तक युद्ध जरूरी है, तब तक युद्ध होते रहेंगे। मगर आगे जाकर के निकिता क्रुश्चेव के समय जब वो रूस के सामने सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, तब जाकर के जब आणविक युद्ध की आशंका को देखते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया था। लेनिन माओ के सैद्धांतिक आधार पर युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करता है। उनके अनुसार साम्राज्यवाद में अंतर्विरोध है और ये अपने अंतर्विरोधों के कारण विस्फोट करेगा और एक वर्ग विहीन विश्व का निर्माण करेगा। युद्ध अंतर्विरोधों को हल करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का सर्वोच्च रूप है और जब राष्ट्रों अथवा राजनीतिक समूह के बीच अंतर्विरोध विकसित होकर एक निश्चित मंजिल तक पहुंच जाता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसने कहा कि जब तक राज्यों के अंदर आपस में अंतर्विरोध है, असंगति है और असंगति की वजह से क्या है, एक विस्फोट तैयार हो रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में एक विस्फोट तैयार हो रहा है और वो विस्फोट जिस दिन होगा उस दिन युद्ध हो जाएगा। उस दिन क्या होगा, युद्ध हो रहा है। इसलिए उसने जो है इसके ऊपर युद्ध के ऊपर भी बल दिया। अब युद्ध होगा तो युद्ध के लिए क्या जरूरी होगी, शक्ति जरूरी होगी। क्या जरूरी थी, शक्ति। तो शक्ति का दर्शन क्या था, तो शक्ति के लिए तो लोगों ने कह दिया कि माओ क्या है, शक्ति का पुजारी है, ठीक है ना। उसकी जो एक किताब है भौतिक संस्कृति का अध्ययन, इस निबंध में उसने जो है चीनी राष्ट्र के लिए शक्ति, सैनिक भावना, शारीरिक शिक्षा तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए नवीन प्रेरणा की आवश्यकता पर बल दिया था। राजनीतिक शक्ति के वर्चस्व और प्रयोग में उनका अटूट विश्वास है। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति के द्वारा मनुष्य के मन को बदलकर सामाजिक शक्तियों पर नियंत्रित किया जा सकता है। उसने कहा समाज के अंदर बदलाव करना है तो पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग में बदलाव ला लो। कुल मिलाकर के उसने शक्ति के ऊपर भी बल दिया। राजनीतिक शक्ति में विचारों का प्रमुख स्थान है। विचारों के बाद वह सैनिक शक्ति को महत्व देता है। वह सैनिक और राजनीतिक शक्ति में अभिन्न संबंध मानता है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक में से पैदा होती है। उसने यही कहा था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। ये विचार देने वाले कौन विद्वान थे, माओ सेतुंग। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से प्राप्त होती है, ये विचार किसका था, माओ सेतुंग का था, ठीक है ना। विश्व का दो विरोधी गुटों में विभाजन, दो विरोधी गुटों में विभाजन, वही पूंजीवाद और साम्यवाद, ठीक है ना। दो साम्यवाद पूंजीवादी विचारधारा वाले देश कौन कौन से थे, सॉरी और साम्यवादी विचारधारा वाले थे पूर्वी यूरोप, ठीक है ना। और इस विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका कर रहा था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना। माओ विश्व को दो विरोधी शिविरों में विभाजित मानता था। समाजवादी शिविर जिसमें पूर्वी यूरोप समेत साम्यवादी देश शामिल थे, दूसरा साम्यवादी शिविर जिसमें अमेरिका सहित अन्य पूंजीवादी देश शामिल थे। उसने ये स्पष्ट घोषणा की कि इन दो शिविरों से अलग रहने वाले तटस्थ निर्गुण राष्ट्रों की कोई सत्ता नहीं है। मतलब भारत जैसे जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे उन्होंने उसकी कोई सी भी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। वह तटस्थ राष्ट्रों को भाड़े के टट्टू साम्राज्यवादियों का पिछलगू तथा पागल कुत्ते कहता था। माओ के शब्दों में तटस्थता धोखे की और तीसरे युद्ध की कोई सत्ता नहीं है। मतलब उसने तटस्थता को बताया, गलत बताया था। इसके अलावा उसने गुरिल्ला युद्ध पे बल दिया था। उसने कहा था कि भाई गुरिल्ला युद्ध है, गुरिल्ला युद्ध से क्या है कि जो जिसे अपन छापामार युद्ध भी कहते हैं, छापामार युद्ध के द्वारा
अगर किसी राज्य की सेना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है तो भी वो एक शक्तिशाली सेना को क्या कर सकती हैं, पराजित कर सकती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक क्रांति, सन 1967 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात हुआ और यह क्रांति माओ की मृत्यु तक चलती रही। चीन के आधुनिक इतिहास में 1966 की सांस्कृतिक क्रांति का महत्व और 1911-1949 के समान है। वैचारिक दृष्टि से माओ के कपितीय नवतन विचारों का प्रभुत्व इस क्रांति के दौरान हुआ था। मतलब माओ का जितना योगदान राजनीति के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में है, उतना ही योगदान संस्कृति के क्षेत्र में भी है। जिस पर और माओ के विचारों ने चीन के अंदर एक नवीन संस्कृति का सूत्रपात करने में, एक नवीन संस्कृति को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। अप्रैल 1967 में माओ ने एक बड़े पैमाने पर युवकों का संगठन खड़ा किया जो लाल रक्षकों के नाम से जाना जाता था। लाल रक्षक दल किसके द्वारा? माओ के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या था, 12-13 की वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के 10 लाख से भी ज्यादा किशोर उसमें शामिल हुए, जिसे अपन लाल सेना कहा गया, और इन्हें बाल क्रांतिकारी सेना भी कहा जाता है, ठीक है ना। और स्कूल कॉलेज सब पर लाल रक्षक, ये जो सेना थी इनका ही क्या था, कब्जा था। उन्होंने मंदिरों और गिरजाघरों को तोड़ा और माओ विरोधियों को प्रताड़ित और अपमानित किया। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पोस्टरों, प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने पुरानी रीतियों पर प्रहार किया तथा नई संस्कृति अपनाने पर बल दिया। इस प्रकार से माओ ने क्या है कि जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर चाइना के अंदर सुधार करने की कोशिश की थी। माओ की सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा केवल संस्कृति तक ही सीमित नहीं रही, सांस्कृतिक क्रांति को आर्थिक विकास से भी जोड़ा गया। सांस्कृतिक क्रांति के नेताओं का यह प्रयास था कि प्रत्येक क्षेत्र जहां तक हो सके कृषि और औद्योगिक दृष्टि से स्वावलंबी बने। ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया। मतलब उसने संस्कृति के साथ साथ में हर एक क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये थे माओ के प्रमुख विचार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे माओ से तुंग और ये अपने कन्फ्यूशियस। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो कि ब्रिटेन की लंदन के अंदर जिसका जन्म हुआ था और महान नारीवादी लेखिका थी। मैरी के ऊपर क्या कहा है इनका, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, महान महिला अधिकारों के लिए, मतलब महिला अधिकारों की बात आती है तो आप मैरी का नाम लिख देना। महिला अधिकारों के लिए लिखने वाली महान नारीवादी मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 को ब्रिटेन में हुआ था। 1759 में क्या हुआ था, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। मैरी नारीवाद की प्रथम लहर की उदार नारीवादी विचारिका है। नारीवाद की जो प्रथम लहर है उसकी महान विचारिका कौन है, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। महान अराजकतावादी, अराजकतावाद के पहले आधुनिक प्रस्तावक विलियम गॉडविन मैरी के पति थे। एक महान अराजकतावादी विचारक विलियम गॉडविन जो थे ना, वो कौन थे, मैरी के पति थे। मैरी ने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन व महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु आह्वान किया। मतलब महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर बदलाव के लिए मैरी ने कार्य किया था। उनकी रचना द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792, ये जो है ये अग्रणी नारीवादी कृति है जिसमें तर्क दिया गया है कि शैक्षिक प्रणाली ने महिलाओं को शिक्षित किया होता और समान लाभ की अनुमति दी होती तो महिलाएं केवल साधारण पत्नियां नहीं रहती बल्कि प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होती। उसने कहा कि भाई शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर अगर महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला होता तो महिलाएं आज की तरह केवल घरेलू रोटियां बनाने वाली महिलाएं नहीं रहती बल्कि वो भी क्या है, समाज के अंदर प्रत्येक कार्य करने के अंदर सक्षम रहती। ठीक है ना। 1792 में क्या होता है, मैरी ने फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो उसी प्रकार से उसका निरीक्षण करने के लिए मतलब इंग्लैंड छोड़ दिया और पेरिस चली गई और वहां पर एक कंपनी की कैप्टन गिलबर्ट इमेल के साथ रहने लगी। अगले ही वर्ष मैरी ने गिलबर्ट के साथ संबंध बिगड़ने के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया। 1795 में मैरी वापस इंग्लैंड लौट आई। यहाँ पर मैरी की मुलाकात विलियम गॉडविन से हुई। मैरी की विलियम के साथ शादी हो गई। शादी के 11 दिन बाद मैरी ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की जटिलताओं
के कारण महान राजनीतिक विचारिका व लेखिका मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की 10 सितंबर 1797 को मृत्यु हो गई। मतलब वो फ्रांस जाती है, फ्रांस में जाकर के गिलबर्ट नाम के एक कैप्टन के साथ में रहती है, उसके साथ में उसकी अच्छी नहीं बनती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, वापस इंग्लैंड आती है, इंग्लैंड आकर के वहां पर उसकी गॉडविन से पहचान होती है, उसके साथ उसकी शादी होती है, शादी की 11 दिन बाद ही बच्ची को जन्म दे देती है। और बच्ची के जन्म देने के समय क्या होता है कि वो डिलीवरी प्रॉब्लम वगैरह, प्रसव पीड़ाएं वगैरह, जब इतनी सारी समस्याएं थी, इस वजह से उसकी क्या हो जाती है, कुछ दिनों बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लंदन में पैदा हुई मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट एक अंग्रेज लेखिका, उपन्यासकार व महान नारीवादी लेखिका थी। उन्होंने उदारवादी नारीवाद की मदर कहा जाता है, उन्हें उदारवादी नारीवाद की मदर कहा जाता है। मैरी नारीवाद फेमिनिज्म की प्रथम लहर, फर्स्ट वेव की आधार स्तंभ है, ये ध्यान रखना। नारीवाद की मदर, नारीवाद फेमिनिज्म की प्रथम लहर, फर्स्ट वेव का आधार स्तंभ कौन है, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, 1792 नारी अधिकारों का औचित्य की वजह से है। 1869 में जब जॉन स्टुअर्ट मिल का सब्जेक्ट ऑफ वुमन, स्त्रियों की पराधीनता लेकर आया, उससे पहले उदारवादी नारीवाद पर यही पुस्तक प्रभावशाली थी। ये मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की क्या है, प्रमुख पुस्तक है, जो जॉन लॉक के विचारों से क्या है, प्रभावित है। जॉन लॉक के विचारों से क्या है, प्रभावित है। मैरी की प्रमुख पुस्तकों में थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787, मैरी ए फिक्शन 1788, ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ 1788, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1790। ये क्या है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन विथ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट एंड हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1794। इन पुस्तकों के अलावा वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने विवाह की पितृसत्तात्मक संस्था व महिलाओं पर इनके घातक प्रभावों को वर्णित करने वाले 2 उपन्यास भी लिखे, मैरी ए फिक्शन और मारिया द रॉन्ग्स विथ वुमन। मतलब उसने तो क्या है कि ये परिवार ने, विवाह ने, शादी ने, ये सारी की सारी जो प्रणालियां और बातें होती हैं, इनके ऊपर कुठाराघात करने वाली ये जो पितृसत्तात्मक सत्ता होती है, इनके विरोध में उसने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारी बातें भी उसने बताई थी। बात करते हैं मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के सामाजिक व राजनीतिक विचार, उसके क्या विचार थे, उनके विचारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारी शिक्षा। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने किसके ऊपर बल दिया, नारी शिक्षा के ऊपर बल दिया। नारी शिक्षा के ऊपर बल देते हुए उन्होंने कहा, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स में मैरी ने महिला शिक्षा पर बल दिया है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि 18वीं सदी में ब्रिटेन के समाज में नारियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। अधिक से अधिक उन्हें बच्चों के लालन पालन व घरेलू जीवन को सफल बनाने वाली शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। मतलब इंग्लैंड के अंदर 18वीं सदी में क्या कंडीशन थी कि महिलाओं को घर के कामों से अलग, मतलब घर के कामों की शिक्षा दी जाती थी कि तुम एक अच्छे से किस प्रकार से अच्छे से बच्चों को पालन पोषण कर सकती हो, ये ठीक है ना। और नारियों की जो स्थिति थी ब्रिटेन के अंदर वो भी अच्छी नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री अच्छी कठपुतली कैसे बनी रहे, यही महत्वपूर्ण था। उन्हें अपनी प्रतिभा, योग्यता व चरित्र विकास वालों शिक्षा से वंचित रखा जाता था। मतलब कि महिला जो है एक अच्छी कठपुतली, मतलब परिवार जो कहे उस हिसाब से कार्य करे, पुरुषों के अनुसार कार्य करे, ये किस प्रकार बन सकती है, इसी प्रकार की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। मैरी ने तर्क दिया कि अगर महिलाओं को उपयुक्त शिक्षा दी जाए, उन्हें भी नागरिक अधिकार दिए जाए तथा पति से उनके स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता दी जाए, तो वे समाज के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। उसने कहा कि अगर महिलाओं को भी स्वतंत्रता दी जाए, समानता दी जाए और उसको पितृसत्ता से हटा करके पति से अलग उनकी एक स्वतंत्र अगर पहचान हो, तो वो भी समाज के लिए, राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वो भी समाज और राज्य के योगदान में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, ठीक है ना। एडमंड बर्ग की आलोचना। मैरी ने 1790 में एक पुस्तक लिखी, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। यह पुस्तक रूढ़िवादी ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 के प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी गई थी। ये पुस्तक उन्होंने
इस ये जो एडमंड बर्ग की पुस्तक है, इस पुस्तक के जवाब में लिखी थी। एडमंड बर्ग ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की तथा अपनी पुस्तक में संवैधानिक राजतंत्र, कुलीन तंत्र व इंग्लैंड के चर्च का समर्थन किया था। मैरी ने एडमंड बर्ग की आलोचना करते हुए फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया था। उसने कहा, ये एडमंड बर्ग का मानना था कि चर्च, राजतंत्र, राजा, किंग, ये जो सत्ताएं हैं, दिव्य सिद्धांत, ये अच्छा है। उसने फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी और लुई के शासन को समाप्त करके वहां पर जो संवैधानिक, वहां पर जो मतलब डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, उसका उसने विरोध किया था। तो उस विरोध का विरोध करने के लिए मैरी ने अपनी ये पुस्तक लिखी। बर्ग के विपरीत मैरी ने गणतंत्र, समानता व उग्र परिवर्तनों का समर्थन किया। उसने किसका? गणतंत्र का, समानता का और उग्र परिवर्तनों का मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट अपने समर्थन किया था। उदारवादी विचारक थॉमस पेन व मैरी ने बर्ग को अतीत की एक शानदार लेकिन गुमराह आवाज के रूप में चित्रित किया। मैरी के साथ में थॉमस पेन भी जो थे, इन्होंने क्या कहा? बर्ग को और बर्ग की बातों को अतीत की, मतलब पुराने समय की एक गुमराह और अच्छी आवाज के रूप में उसको बताया था। अब देखो, उदारवादी नारीवाद व स्त्री के अधिकारों पर मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के क्या विचार थे। 1791 में अमेरिकन विचारक थॉमस पेन ने बर्ग के रूढ़िवादी अधिकारों के खिलाफ उदारवादी अधिकारों का समर्थन करते हुए राइट ऑफ मैन लिखी। ये किसने राइट ऑफ मैन किसने लिखी? पेन ने। मैरी ने थॉमस पेन से भी आगे जॉन लॉक की उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1792 में ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी। ये बातें बार बार आगे आ रही है, मतलब ये किताब उसने महिलाओं के पक्ष में लिखी। मैरी ने उदारवादी मान्यता को दोहराया कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है, उसकी विवेकशीलता के कारण उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय के अधिकार है। उसने कहा व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और उसकी विवेकशीलता की वजह से ही उसको क्या है कि सारे के सारे अधिकार प्रकृति के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, ठीक है ना, उसको आत्मनिर्णय का मतलब सेल्फ, उसको क्या करना है, वो उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। और उसने कहा स्त्रियां भी तो मनुष्य हैं। उसने कहा महिलाएं क्या? महिला भी तो मनुष्य, महिलाओं को भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं भी तो मनुष्य होने के नाते वे भी विवेकशील है, अतः उन्हें भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय व मतदान का अधिकार है। उसने कहा कि महिलाएं भी पुरुष हैं, अतः महिलाओं को भी पुरुषों के समान आत्मनिर्णय और सारे के सारे कार्य करने की स्वतंत्रता, समानता, वोट देने की आजादी, ये सब अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार मैरी ने महिलाओं के लिए शिक्षा, मताधिकार, संपत्ति व सार्वजनिक रोजगार संबंधी नागरिक राजनीतिक अधिकारों की नींव रखी तथा रूसो जैसे विचारकों की आलोचना की जो कि महिलाओं को केवल पुरुष की खुशी का साधन मानते थे। रूसो जो महिलाओं को क्या मानते थे? सिर्फ महिलाओं को मतलब पुरुषों की खुशी का साधन मानते थे। उनके विरुद्ध जॉन लॉक की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया और महिलाओं के लिए भी अलग से पुरुषों की बातें, मतलब हर चीज की उसने मांग की थी। ठीक है। इमा गोल्डमैन नाम की जो विचारिका है, इन्होंने मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को स्त्री जाति के अग्रदूत, ठीक है, पियोनियर ऑफ मॉडर्न वुमनहुड कहा है। स्त्री जाति के अग्रदूत किसे कहा जाता है? मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को। किसने कहा? इमा गोल्डमैन ने। ठीक है। विलियम गॉडविन जो प्रसिद्ध अराजकतावादी विचारक व मैरी के पति भी थे। थॉमस पेन व मैरी के साथ तार्किक समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का पक्ष लिया। इस तार्किक समूह को जो तत्कालीन ब्रिटिश इतिहास में रेडिकल तत्वों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रूढ़िवादियों ने इनकी आलोचना की। इन्हें गंदे जैकोबियन का समूह, पैक ऑफ डिटी जैकोबियंस व विलियम गॉडविन व उसकी चौकड़ी कहा जाता था। मतलब मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, थॉमस पेन, ठीक है ना, और ये अराजकतावादी मैरी के पति गॉडविन, ये जो कार्य करते थे, ये जो विचार रखते थे, इनकी तो बातें थी, इनका इंग्लैंड के अंदर बड़ी मात्रा में विरोध होता था। इनको क्या कहते थे? इनको कहा जाता था गंदे जैकोबियन का समूह। ठीक है। और विलियम गॉडविन की चौकड़ी, अपन यहाँ पे अपने देसी भाषा में कहते हैं कि वो तो के चौकड़ी खराब है, उसकी तो संगति की मतलब चौकड़ी खराब है, वैसे इसको गॉडविन की चौकड़ी कहा जाता था। कैरोल पेटमैन क्या कहता है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के बारे में? मैरी वह पहली राजनीतिक सिद्धांतकार थी जिसने आलोच्य के रूप में व्यवस्थित तरीके से सेक्सुअलिटी, विवाह, श्रम का लैंगिक विभाजन व नागरिकता को अंदर संबंधित किया है।
कैरोल पैटमैन ने भी कहा है कि भाई उसने क्या किया है, मैरी वेलस्टोनक्रॉफ्ट पहली महिला है जिसने सब चीजों का मतलब व्यवस्थित अध्ययन किया है। रूसो की आलोचना, रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना ईमेल या थ्रेट्स ऑन एजुकेशन की कड़ी आलोचना की, जिसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था। मतलब रूसो की जो विचारधारा थी, जिसके अंदर रूसो ने कहा था कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी है और महिलाओं को अपने घरेलू कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। इस बात का मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने बड़ी मात्रा में विरोध किया, बड़े लेवल पे विरोध किया, और उनका विरोध करने के लिए ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये थे मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के प्रमुख विचार। तो इस प्रकार से अपनी इकाई 5, जिसके अंदर कन्फ्यूशियस, माओ त्से-तुंग और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट का हमने मतलब क्विक शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लिया। आप इन क्लासों को बार बार देखें, इनकी सहायता से शॉर्ट पीपीटी से नोट्स बनाएं, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर ले। ठीक है, इस प्रकार से आज ये आपकी लास्ट क्लास थी सेमेस्टर 3, जिनके सारे वीडियो और महा मैराथन सब क्लास से आपको मिल गई हैं। ठीक है, इन क्लासों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप केपी कॉलेज के मतलब प्ले स्टोर से केपी कॉलेज का ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से मात्र कम कीमत के अंदर इस ऐप को खरीद कर सकते हैं। मतलब मात्र कम कीमत के अंदर इस क्लासों को खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।